Students, today we are going to discuss another very important topic that is called correlation. तो पहली बात तो ये आती है कि correlation है क्या। तो correlation का मतलब है कि हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उन वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। यानी कि अगर रफली बात करें तो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज कॉल्ड समथिंग लाइक कोरिलेशन। जैसे सपोज करो हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमारे पास जो ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जर्व वेरिएबल सपोज करो x और y हैं, तो हमें ये देखना है कि इन x और y के बीच में कोई आपस में एसोसिएशन है, कोई रिलेशन है। तो रिलेशन अगर होगा दैट इज कॉल्ड देन वी विल से दैट बोथ दीज वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि बाहर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर रफली हम सोचें तो टेम्परेचर का क्या स्टूडेंट की प्रेजेंट पे क्लास के अंदर कोई डिफरेंस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वी नेवर नो। लेकिन लेट अस सी वी कलेक्ट द डेटा। तो हमने डेली का टेम्परेचर सपोज करो कलेक्ट करना चालू किया और क्लास के अंदर स्टूडेंट की अटेंडेंस जो भी थी उस अटेंडेंस को हमने रिकॉर्ड करना चालू किया। और रिकॉर्ड करने के बाद दिस इज रफली सपोज हमने यहाँ पे लिया हुआ है दिस इज टेम्परेचर और यहाँ पर y एक्सिस पे लिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट अस सपोज। तो हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। सपोज करो हमारे पास 1-1.5-2 साल का डेटा है और उस डेटा को हमने यहाँ पर ग्राफ पे सपोज प्लॉट किया है, कुछ इस तरह का डेटा मिला हमें। तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो एक इस तरह से कर्व टाइप का डेटा मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ टेम्परेचर और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में हो सकता है कोई रिलेशन हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से कम है यानी कि अगर ठंडक बहुत ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं आएंगे, क्लासेस में नहीं आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक सर्टेन टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं मान लूँ T1 टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज T1 और T2, तो एक सर्टेन लिमिट के बीच में अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स की जो क्लास के अंदर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट डिक्लाइन कर रही है। तो यानी कि बाहर टेम्परेचर कितना है और क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, ये ऑलमोस्ट वी कैन से कि हाँ कोई ना कोई रिलेशन है, ये आपस में कोरिलेट हो सकते हैं। दिस इज एक सिंपल एग्जाम्पल। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स फॉर्म कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस ली और ऑब्जर्वेशंस के बीच में हमने देखा क्या कोई रिलेशन, कोई एसोसिएशन है कि एक वेरिएबल को चेंज करने पे दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है या वाइस वर्सा। तो उसकी स्टडी है, दैट इज अगर स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद अगर हमें कोई रिलेशन मिलेगा, बेसिकली दिस स्टडी इज कॉल्ड कोरिलेशन, कि ये दोनों आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, यानी कि एक के अंदर चेंज करने पे दूसरा वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो डेफिनेशन यू कैन सी इफ चेंज इन वन वेरिएबल affects a change in other variable, then the variables are said to be कोरिलेटेड। तो हम कह देंगे कि ये वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, ये तो बहुत वेग एग्जांपल लिया था। मुझे भी नहीं पता कि स्टूडेंट्स की प्रेजेंस और टेम्परेचर में कोई रिलेशन होगा, लेकिन रफली वी कैन से दिस टाइप ऑफ रिलेशन माइट एग्जिस्ट। अनदर एग्जांपल रैंक कोरिलेशन का है, जो हम सबको दिखता है कि अगर हम कोरिलेशन के बारे में बात करें तो जैसे इनकम हमारी कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, सो दिस इज अगेन कोरिलेटेड वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोरिलेशन के माने, दिस इज रिलेशन बिटवीन सैलरी income, basically not salary, income and expenditure, income and expenditure, etc. तो इनमें आप देखेंगे कि इनकम है
अगर ज़्यादा होगी तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा होंगे, वाइस वर्सा। और अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो फिजिक्स में हमने बहुत सारे रिलेशन देखे हैं। जैसे हमें पता है V=IR, ये हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप वेरिएबल देखें V और R के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, कोरिलेट करेंगे, VI से भी कोरिलेट करेगा। इसी तरह से आपने रूल्स पढ़े होंगे PV=nRT केमिस्ट्री के अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये सारे के सारे वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है और इस रिलेशन के द्वारा कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे कोरिलेशन का मतलब सीधा सीधा दिखेगा हमें कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो सारे के सारे हमारे नॉन वेरिएबल के केस में हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा साइंस में, या हम बात करते हैं रफली, जैसे हमें पता ही नहीं है कि जैसे रिलेशन है या नहीं है, तो वो रिलेशन कैसे निकालें कि उनके बीच में कोई है या नहीं है रिलेशन, ये कैसे डिटरमाइन करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया कि क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और टेम्परेचर क्या है, क्या इनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन है। पहली बात तो हमें यही देखना होगा कि इनके बीच में कोई रिलेशन भी है या नहीं है। अगर रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है। तो वी विल सी ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, वी विल सी वेदर दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट। तो फिर में क्वेश्चन ये आता है कि टाइप ऑफ कोरिलेशंस क्या है। So next is type of correlation। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वी कैन से पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है इफ इंक्रीज इन वन results increase in another variable, then we say correlation is positive. If increase या decrease दोनों साथ साथ हैं in one variable, results increase or decrease in another या in other is called positive correlation। is called positive correlation। तो एग्जाम्पल अगर इसकी हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो दिस इज अगेन मैंने अभी ऊपर समझाया था। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, relation between income and expenditure। जैसे अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो अगर हम ग्राफ में इसको प्लॉट करें, पॉजिटिव कोरिलेशन की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ होता है, दैट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, नॉट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बट समथिंग लाइक दिस। डेटा कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं कि एक वेरिएबल के बढ़ने के बाद दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये अगर आप मान लो दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव correlation। Similarly, this next is negative correlation। Negative correlation। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल में तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो जाए। दैट इज इफ इंक्रीज और डिक्रीज in one variable, results decrease। अब देखिए increase oblique decrease, and I am writing here decrease oblique increase in other, then correlation is called negative correlation।
तो नेगेटिव कोरिलेशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन सिंपल एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, और अगर आपकी एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो सेविंग आपकी बढ़ जाएगी. सो दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें कि अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग का ग्राफ प्लॉट करें तो वो प्लॉट हमारा ग्राफ का कुछ इस तरह से दिखाई देगा. दिस इज हियर, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरा वेरिएबल हमारा कम हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. सो दिस इज सपोज एक्सपेंडिचर और यहां पे आप मान लो दिस इज सेविंग. तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ओबीसी बात है, इनकम अगर कांस्टेंट है तो सेविंग आपकी कम हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन. और थर्ड इसमें आता है दिस इज नॉट कोरिलेटेड, कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन कोरिलेशन, नो कोरिलेशन. नो कोरिलेशन. सो नॉन कोरिलेशन का मतलब है कोई रिलेशन है ही नहीं. तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे नॉन कोरिलेशन के केस में, सो यू विल गेट वेरी एब्सर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, लाइक जो भी डेटा है आपका इस तरह से. आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ये x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है, कि अगर x की एक सर्टेन वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या होगी. तो अगर आप यहाँ देखोगे x की एक सर्टेन वैल्यू के लिए y की बहुत सारी वैल्यूज हैं. सिमिलरली यहाँ पे नीचे नेगेटिव भी जा रहा है, पॉजिटिव भी जा रहा है y, तो हम कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर सकते. तो इस तरह का जब भी कोरिलेशन होगा, या दूसरे तरह का अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें जो दूसरे तरह का ग्राफ बनता है, दिस ग्राफ समथिंग लाइक दिस, कि ये एक सर्टेन वैल्यू के लिए अगर हम इसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं, दिस स्कैटर डायग्राम इज वेरी एब्सर्ड. हम कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये x और y वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं. तो हम कह देते हैं कि उस समय इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता. फिर एक में आता है परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है. तो परफेक्ट कोरिलेशन का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था V = IR, ओम्स लॉ. तो यहां पे आप देखोगे तो V = IR में अगर हमने R को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट ले लिया रेजिस्टेंस, और V और I के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए भी हैं 11th-12th में सभी लोगों ने, तो उस केस में जब आप V और I के बीच में ग्राफ खींचोगे तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो डेटा लगभग एक लीनियर डेटा मिलेगा, एक लाइन के अकॉर्डिंग. तो हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लगभग लाइन खींच देंगे, समथिंग लाइक. तो इस केस में ये परफेक्ट कोरिलेशन है. दिस इज परफेक्ट कोरिलेशन. कोरिलेशन. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है. और बेसिकली दिस इज प्रोपोर्शनल डेविएशन, मतलब कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज अवर व्हाट इज द कोरिलेशन. अब बात ये आती है कि इस कोरिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करें, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालें. एक्चुअली लाइफ में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या डेटा कलेक्शन करते हैं तो हमारे पास डेटा होता है. जैसे आप अगर डेटा साइंस की बात करें तो हमारे पास डेटा आया, उस डेटा को सबसे पहले हम एक ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ में प्लॉट करने के बाद वो डेटा किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, फिगर्स बनाए हैं आपके लिए. जैसे एक फिगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था, दूसरा फिगर यहाँ पे लिया है पॉजिटिव कोरिलेशन में. तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में ग्राफ बनाया और ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया. तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई
कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर और सैलरी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें एक चीज पता चल गई कि एक्सपेंडिचर और सेविंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और नेगेटिवली डिपेंडेंट हैं। सिमिलरली अगर डेटा हमें कुछ इस तरह से मिला तो हमने कह दिया कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है, और अगर स्ट्रेट लाइन टाइप का कुछ मिल गया तो हमने कहा परफेक्ट कोरिलेशन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो सबसे पहला काम होता है कि हम जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें, और वो जो प्लॉट है दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। या इसको हम डॉट डायग्राम भी बोलते हैं, और डॉट डायग्राम। So what is scatter diagram? Simple. Once we draw all the data on a graph, then in terms of a dot. So this is called scatter diagram. ठीक है? So this is suppose let xi yi be a bivariate distribution let the values of x and y plotted along x-axis and y-axis on a suitable scale then this diagram is called a dot diagram or scatter diagram। ठीक है, कि जो भी डेटा आया है उसको हमने सुइटेबल स्केलिंग करके एक ग्राफ पे प्लॉट किया है, और वो पॉइंट सारे डॉट के टर्म्स में डिफाइन होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डॉट डायग्राम और स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट है कि हम इसको मैथमेटिकली, इसको अगर न्यूमेरिकली एक वैल्यू निकालना चाहें कि कितना कोई वेरिएबल आपस में किस एक्सटेंट तक आपस में रिलेटेड है, देन दिस इज कॉल्ड अवर न्यूमेरिकल पार्ट एंड दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अभी तक तो हम कोरिलेशन की बात कर रहे थे, अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दैट इज, ये हमें न्यूमेरिकल मेजर एक नंबर देगा। बेसिकली हम आगे डिटेल में डिस्कस प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है, दैट इज रिप्रेजेंट करेंगे हम r से, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है -1 से 1 के बीच में। तो अगर हमारे को कोई दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हमने स्कैटर डायग्राम बना के देख लिया कि उनके बीच में एक कोई ना कोई एसोसिएशन, कोई ना कोई रिलेशन तो है, पर रिलेशन कितना स्ट्रांग है वो हमें चेक करना है कि कितना ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप है मैथमेटिकल टर्म्स में। तो हम उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर जैसे जैसे 1 की तरफ या -1 की तरफ बढ़ता जाएगा तो हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, यानी कि दोनों वेरिएबल आपस में बहुत ही ज्यादा हाईली रिलेटेड है। अगर एक में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो y में इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर 1 हो गया तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा पॉजिटिव, -1 हो गया परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा नेगेटिव, और जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारे को दिखेगा कि हमारा जो भी वेरिएबल है x और y, उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो कोई कहे कि न्यूयॉर्क का टेम्परेचर कितना है,
और इंडिया के अंदर एसी की सेल कितनी हो रही है, उनके बीच में कोई रिलेशन क्या होगा। तो न्यूयॉर्क के टेम्परेचर का इंडिया के अंदर एसी की सेल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो कोई रिलेशन होगा भी नहीं। तो इस तरह के कोई भी अगर हमारे रिलेशन है दैट इज कॉल्ड, उस केस में हमारी आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि कोई रिलेशन इन वेरिएबल के बीच में नहीं है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेसिकली न्यूमेरिकल मेजर, जो हमें जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, और हमें ये बताते हैं कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं वो किस एक्सटेंट तक आपस में रिलेटेड है। तो ये कैसे दिया जाएगा, इसको डिनोट करते हैं, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by rx, y, और इन जनरल कहीं कहीं आपको मिल जाएगा rx, y, और इन जनरल r। तो यूजली हम जो डिस्कस करेंगे सिंपल r के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो उससे पहले आप ये मान के चलो कि हमारे पास दो सीरीज हैं x और y, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो rxy इज बेसिकली गिवन बाय, दिस इज समेशन xi minus x bar is mean of series x into yi minus y bar divided by under root of sigma xi minus x bar square, आपका अंडर रूट पूरे में है, into sigma yi minus y bar square। तो ये फॉर्मूला, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें हमने 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/n से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट 1/n सिग्मा xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई 1/n, दिस इज 1/n इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर इंटू सिग्मा yi माइनस y बार स्क्वायर। हम इस n को, जो डिनोमिनेटर 1/n है, इस n को अगर हम अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, और उस n स्क्वायर में एक n हम इस वाले टर्म के साथ लिख लेंगे और एक हम y वाले टर्म के साथ लिख लेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, और ये ऊपर जो 1/n लिखा हुआ है ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यू विल गेट 1/n सिग्मा xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा yi माइनस y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगर आपको याद हो तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट सिग्मा x स्क्वायर, यानी कि ये हमारा वेरिएंस हो गया x का, और ये क्वांटिटी होगी वेरिएंस ऑफ y। सो यू विल गेट 1/n सिग्मा xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अंडर रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सो यू विल गेट सिग्मा xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई n सिग्मा x सिग्मा y, दिस इज r। तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया, दिस इज द वन फॉर्मूला ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो कोवेरियंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक जैसे हमने वेरिएंस पढ़ा है, ऐसी कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल x, y इज बेसिकली गिवन बाय सिग्मा xi माइनस x बार yi माइनस y बार divided by n. This is the formula of covariance. Let us suppose this is equation number 1, this is equation number 2. So from equation number 1 and 2 we have R is equal to covariance of x comma y divided by
सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अगर हमारे को कोवेरियंस पता है वेरिएबल के बीच में और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सपेक्टिवली। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पता है तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो दिस फार्मूला नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये फार्मूला भी हम याद रखेंगे कोवेरियंस अगर हमें निकालने के लिए आ जाए, देन हाउ टू गेट कोवेरियंस। तो ये तो हो गया फार्मूला किस तरह से हम लिखेंगे। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज अल्टरनेटिव फार्मूला। दिस इज alternative form of r x, y। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल काम करना पड़ेगा कि पहले हमें x बार निकालना पड़ेगा डेटा से, y बार निकालना पड़ेगा, फिर x i माइनस एक्स बार की टेबल कॉलम, वाई आई माइनस वाई बार का टेबल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन सम। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज लिटिल बिट टीडियस वर्क। तो हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आसान है, एंड दिस इज गिवन बाय n सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। हमने जब अभी प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कर्व फिटिंग के, तो किस तरह से सिग्मा एक्स वाई निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा वाई निकालना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। तो उसी तरह से टेबल बनाएंगे। n इज बेसिकली नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर minus sigma y whole square. So this formula is important as far as the numerical is concerned. अगर हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे निकालनी है ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेबल में, कि एक कॉलम हमारा x और y का गिवन है, एक कॉलम हम बनाएंगे x y का, एक x स्क्वायर का, एक y स्क्वायर का, सारी वैल्यूज निकाल के फॉर्मूले में रखेंगे एंड देन वी विल गेट दिस। हमने एक चीज और डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। स्केलिंग और चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर हमारे गिवन डेटा पॉइंट्स बहुत लार्ज हैं, जहां हमने यू और वी के टर्म्स में लिखा था, तो यहाँ पे भी अगर हमारा डेटा एक्स और वाई की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज है, तो उस केस में जब हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कैलकुलेशंस बहुत लार्ज हो जाएंगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाई आर u कॉमा वी इज इक्वल टू, तो जहां जहां पे अभी x लिखा हुआ है वो सारा का सारा u से रिप्लेस हो जाएगा, जहां y लिखा है वो v से रिप्लेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइडेड बाई n अंडर रूट, बेसिकली हर जगह सिग्मा में यहाँ पे i होगा, so this is I, this is I. So this is sigma ui square minus sigma ui whole square into under root n sigma vi square minus sigma vi का whole square. Now question is what is u and v? तो previous video हमने डिस्कस किया था, u is equal to basically x minus a divided by h, और v की वैल्यू में लिखी थी दिस इज y माइनस b अपॉन k। a वाज अवर एज्यूम्ड मीन, दिस इज एज्यूम्ड मीन। सिमिलरली यहां पे v है, y का एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। h और k यहां पे स्केलिंग फैक्टर्स थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज स्केल फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखोगे दिस इज
स्केलिंग फैक्टर। दिस इज इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा आर एक्स कॉमा वाई है दैट विल बी इक्वल टू आर यू कॉमा वी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। यानी अगर हम डेटा का ओरिजिन चेंज कर दें और उस डेटा का स्केलिंग कर दें डाउन, मतलब डेटा की स्केलिंग का मैंने आपको मैथमेटिकल मतलब भी समझाया था, यानी कि हमने स्केलिंग डाउन कर दिया, तो उस केस में जो भी कोरिलेशन आएगा वो कोरिलेशन सेम रहेगा, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज रिमार्क। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन of correlation is independent of change of origin and scaling. Change of origin and स्केलिंग, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो एक्चुअल डेटा के यानी जो ओरिजिनल डेटा है उससे अगर हम वैल्यू निकालें आर की, या हम अपने गिवन डेटा की स्केलिंग कर दें और चेंज ऑफ ओरिजिन कर दें, दोनों केस में आर की वैल्यू सेम आएगी। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा डेटा कैसा है और किस में हम कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ गिवन डेटा। थैंक यू वेरी मच।